जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्थापत्य कला की बात कर रहे थे हम, मूर्ति कला की बात कर रहे थे। उसी में से आज हम जो लाए हैं वो है आपका सारनाथ का स्तंभ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको टीजीटी पीजीटी यानी अर्थात ये कह सकते हैं कला से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में आपको इससे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सारनाथ का स्तंभ। तो ये सारनाथ के स्तंभ सम्राट अशोक ने बनवाया था। यानी ये स्तंभ सम्राट अशोक ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा, इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, या ये कह लें हम कि सम्राट अशोक की जो कला है उस कला का एक सर्वोत्तम उदाहरण अगर हमें देखने को कहीं मिलता है तो वो है अशोक के स्तंभ। क्या कहेंगे? यानी सम्राट अशोक की कला का जो सर्वोत्तम उदाहरण अगर हमें कहीं देखने को मिलता है या उत्कृष्ट नमूना देखने को मिलता है तो वो है अशोक के स्तंभ। क्या कहेंगे हम? अशोक के स्तंभ। थोड़ा से आप अशोक के स्तंभ के बारे में जान लेंगे तो आपको सारनाथ समझने में आपको आसानी होगी। तो मैंने कहा कि अशोक के स्तंभों की अगर हम बात करते हैं तो अशोक के जो स्तंभ हैं, ये एक अशोक ने अपने स्तंभों पर अपनी उदार विचार व्यक्त किए हैं। और ये स्तंभ पत्थर के बने होते थे, इसीलिए इन स्तंभों को शिला स्तंभ भी कहा जाता है। शिला स्तंभ भी कहा जाता है। यानी ये अशोक के स्तंभ है जो पत्थर के बने होते थे और इसीलिए इनको शिला स्तंभ कहते हैं या इनको लाट कहते हैं। अशोक का लाट, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अशोक का लाट। इनको अशोक का लाट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इनको अशोक का लाट के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहेंगे अशोक के लाट तो आप सीधे स्तंभों की बात करेंगे आप, ठीक है। जैसे सारनाथ का स्तंभ तो यह अशोक की लाट में आता है, या संकाश का या संकिसा का स्तंभ तो अशोक की लाट में आता है। तो आप जान लें कि जो स्तंभ पत्थर के होते थे, कहाँ के पत्थर के होते थे। तो आप ये भी जानिए कि ये जो होते थे अशोक के स्तंभ के जिस पत्थर के बने होते थे वो पत्थर कहाँ का होता था? तो वो होता था आपका चुनार का पत्थर। कहाँ का होता था? चुनार का लाल पत्थर। चुनार का लाल पत्थर से, ध्यान रखिएगा, चुनार आप जानते हो चुनार कहाँ है? मिर्जापुर के पास है। तो चुनार के लाल पत्थर से इनके शिला स्तंभ बनाए जाते थे, यानी इस पत्थर से बनाए जाते थे। और अब प्रश्न उठता है कि ये कितने ऊंचे होते थे? तो ये कितने ऊंचे होते थे? तो इनकी ऊंचाई के बारे में कहा जाता है कि अशोक के जो स्तंभ थे इनकी जो ऊंचाई है वो लगभग ये बताई गई है कि ये 35 से या कितने 40, हम कह सकते हैं 35 या ये कह सकते हैं 40, यानी 35 से 40 फुट। इसमें 35 से 40 फुट, यानी मिनिमम 35 या मैक्सिमम 40 हो सकते हैं। लेकिन चीनी यात्रियों ने तो 70 फुट ऊंचे बता दिए हैं। तो आइए ध्यान दें, अगर क्वेश्चन आता है तो किस पे टिक मारेंगे? तो आप कहेंगे 35 या 40, दोनों में से कोई विकल्प, या ऐसे देख सकते 35 से 40 है। तो ध्यान रखिएगा, ये अशोक के जो स्तंभ होते थे वो 35 से 40 फुट ऊंचाई के बने होते थे, ठीक है। और अब प्रश्न उठता है कि स्तंभ कब से बनना शुरू हुए थे? एक बात ये भी जान लें आप, स्तंभ कब से बनना शुरू हुए? तो आप कहेंगे स्तंभों का निर्माण वैदिक काल से हुआ था। यानी स्तंभ की जो शुरुआत होती है वो वैदिक काल से ही हो जाती है। स्पष्ट उत्तर मिलते तो नहीं है लेकिन ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है। यानी वैदिक ग्रंथों
में स्तूप का, सॉरी स्तूप को लिखाइए, स्तंभ का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा, स्तूप का तो मिलता ही है, लेकिन स्तंभ का भी उल्लेख वैदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। इसका मतलब जो है ये कह सकते हैं कि अशोक से पहले भी स्तंभ बने होंगे। केवल ग्रंथ में है, स्पष्ट नहीं मिलता है, लेकिन स्पष्ट रूप से पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर अगर देखें तो स्तंभ मुख्य रूप से जो बनना शुरू हुए अशोक के समय से बनना शुरू हुए, क्योंकि अशोक ने ही इन स्तंभों का निर्माण की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अशोक के स्तंभ, ध्यान देना, अशोक के स्तंभ पर विशेष पालिश भी की जाती थी। इन स्तंभों पर, यानी अशोक के स्तंभों पर चमकदार, क्या कहेंगे, चमकदार पालिश भी होती थी, चमकदार पालिश भी होती थी। ऐसी पालिश को ओपदार क्या कहते हैं, पालिश कहते हैं। ऐसी पालिश को ओपदार पालिश कहते हैं। वैसे विशेष से ये पालिश जो होती है वो पत्थरों से घिस कर, उसी पत्थर पर घिस करके चमक लाई जाती, तो आज भी है आज। इसीलिए तो ध्यान रखिएगा, कैसी पालिश होती थी, ओपदार, या कहीं के ओप केवल लिख देते, दार ना लिखे केवल ओप लिख देते हैं। तो याद रखिएगा, अशोक के स्तंभों में पालिश कैसी है, तो सीधे सीधे कहोगे ओपदार, इसमें पालिश की गई है। और इसके बाद बता दें हम कि इस पालिश को लेकर के विद्वान में मतभेद है। तो इस स्पूनर महोदय, इसने स्पूनर महोदय के अनुसार, ठीक है, पालिश स्पूनर महोदय के अनुसार पालिश ईरान से ली गई है। पालिश ईरान से ली गई है। ये बात कौन कह रहा है, स्पूनर महोदय। लेकिन भारतीय विद्वान क्या कहते हैं, भारतीय विद्वान के अनुसार ये जो है परंपरा कहाँ की है, ये भारतीय है। ये स्पूनर महोदय कहते हैं कि ये पालिशदार की जो परंपरा कहाँ की है, तो कहीं ईरान की है। लेकिन भारतीय विद्वान कहते हैं कि ये परंपरा भारत की है, यानी भारतीय है। और इसका हमें ग्रंथों में उल्लेख भी मिलता है। तो वो ग्रंथ कौन सा है, तो कहेंगे आप स्तंभ सूत्र ग्रंथ। और ध्यान रखिएगा, आप स्तंभ किस ग्रंथ में इसका उल्लेख है, तो कहेंगे आप स्तंभ ग्रंथ में और महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। कौन कौन से, कहेंगे आप स्तंभ सूत्र ग्रंथ, आप स्तंभ सूत्र ग्रंथ और महाभारत ग्रंथ, यानी महाकाव्य। इन दोनों से पता चलता है कि ये जो परंपरा है, ये जो एक तरीके से जो पालिश की जो एक करने की विधि है, वो कहाँ की है, तो ये एक तरह से कहाँ की है, तो कहेंगे भारतीय है। इस बात का उल्लेख ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। आगे ध्यान दीजिए, मैं बताता हूं आपको कि अशोक के जो स्तंभ हैं, ध्यान दीजिएगा, अशोक के स्तंभों की जो संख्या है, अशोक के स्तंभों की जो संख्या है, ध्यान रखिएगा, कला के आधार पर, इतिहास के आधार पर और चीनी यात्री के आधार पर अलग अलग है। ठीक है, तो स्तंभों की संख्या जो है, स्तंभों की संख्या मानी गई है कितनी, 17 मानी गई है। अशोक के स्तंभों की संख्या 17। अगर 17 विकल्प नहीं होगा तो आप 19 लगाओगे। आप ध्यान रखिएगा, पहले 17 टिक मारेंगे, अगर 17 विकल्प नहीं है तो आप 19 पे टिक मारोगे आप। ठीक है, दूसरी बात बता दूं आपको कि फाहियान ने क्या कहा है, फाहियान के अनुसार इसकी संख्या कितनी बताई गई है, 5 बताई गई है। स्तंभों की संख्या कितनी बताई गई है, तो कहेंगे स्तंभों की संख्या जो है कितना बताया, तो आप कहेंगे फाहियान ने 6 बताया है। कितना बताया है, 6 बताया है।
और ह्वेनसांग ने कितना बताया है? ह्वेनसांग ने इनकी संख्या के अनुसार जनसंख्या कितनी बताई, तो इन्होंने बताया है 15 बताया है। यानी अलग अलग आया है तर्क। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसी तरह के साथ उसका आंसर लगाएंगे। तो फिलहाल 17 या 19 पे ही टिक मारेंगे। अगर विकल्प आता है 17 तो 17 मारेंगे, 17 विकल्प नहीं तो आप 19 पे टिक मारेंगे। और फाहियान के अनुसार आएगा तो आप 6 लगाएंगे, और ह्वेनसांग के अनुसार आएगा तो आप 15 आप अशोक के स्तंभों की संख्या बताएंगे। क्लियर हो गया? तो आइए सबसे पहले तो ये जान लें कि स्तंभ किस तरह से बने होते थे और उस पर पशु भी होते थे। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। जैसे कुछ स्तंभ इस तरह का बना होता था, ध्यान दीजिएगा। ये नीचे एक ऐसे, उसके बाद यहां पे कुछ इस तरह से उल्टा कमल, ये उल्टा कमल, ध्यान रखिएगा। जैसे कमल को उल्टा, कमल जो होता है फूल, कमल का फूल को अगर इसको सीधा कर दो तो ऐसे रहेगा, उल्टा कर देंगे तो उल्टा कमल इसे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा से ये होता है, फिर इसके एक और पट्टी होती है, फिर एक बड़ी सी चौकी होती है, इस तरह से एक चौकी होती है, ठीक है। चौकी के ऊपर का हिस्सा, इसमें क्या होता है, चक्र बना होता है, इसमें पशु, ठीक है, या पक्षी, कहीं पशु है तो कहीं पक्षी है, ठीक है। और इसके बाद ऊपर शीर्ष, ये आपका शीर्ष है, तो शीर्ष में क्या होता है, पशु की आकृतियां, पशु की आकृतियां, ठीक है। तो ये कहलाता है, ध्यान देखना, ये कहलाता है लाट। ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाट। और ये वाला हिस्सा यहां से लेकर यहां तक किसको कहते हैं, परगहा। परगहा, यहां से यहां तक हिस्से, टोटल हिस्से को बोलते हैं परगहा। और इसको बोलते हैं मेखला। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मेखला। ध्यान रखिएगा, ये जो कमल का फूल उल्टा बना हुआ है इसको बोलते हैं मेखला। और इसको ये कुछ हिस्सा डबल में होता है, कुछ सिंगल में, किसी में डबल पट्टी जो है पत्थर की बनाई गई है और कुछ सिंगल है। तो इसको बोलते हैं, दोनों ये पूरे हिस्से बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंठा, और इसको बोलते हैं चौकी। और चौकी के ऊपर क्या होता है, पशु होते हैं। तो ये मैंने आप जो बताया है आपको, ये मैंने क्या बताया है, ये मैंने आपको बताया है स्तंभ। ये क्या है, अशोक का स्तंभ कुछ इस तरह का बना होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे नीचे होता है लाट, लाट के ऊपर होता है आपका मेखला जो कमल बना होता है, कमल के ऊपर क्या होता है तो कहेंगे कंठा, जो इस तरह का मैंने बना दिया है, कंठा के ऊपर क्या होता है चौकी, चौकी ऊपर क्या होता है कहेंगे पशु। तो ये वाला हिस्सा जो नीचे वाला जो पिलर होता है, वो पिलर जो है तो नीचे से चौड़ा ऊपर से पतला होता जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये लाट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाट बोलते हैं, इसीलिए इसको अशोक की लाट कहा जाता है। और परगहा, इसको ये पूरे हिस्से को, यानी ये वाला हिस्सा अलग छोड़ करके इसके ऊपर वाले हिस्से को चौकी से लेकर के और आपके लाट के बीच वाले हिस्से को परगहा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से एक आप समझ गए होंगे कि ये इसको क्या क्या बोलते हैं, कैसे होता है। और ऊपर पशु होते हैं, पशु के बारे में अलग अलग, किसी में सिंह है तो किसी में बैल है तो किसी में अश्व है, किसी में हाथी है, तो अलग अलग है पशु हैं। जो जैसा आएगा उसको आपको वैसे बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अब देखते हैं सारनाथ के बारे में, समझ लेते हैं सारनाथ का स्तंभ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको शुरुआत बताया कि सारनाथ का स्तंभ क्या है, तो कहेंगे अशोक का स्तंभ, ये अशोक ने बनवाया था। तो सारनाथ के स्तंभ अशोक के द्वारा बनाया गया है। इस स्तंभ के शीर्ष पर चारों ओर दहाड़ते सिंह की मूर्तियां रखी हैं। चारों ओर दहाड़ते हुए सिंह की मूर्तियां रखी हुई है, ध्यान रखिएगा। जो पिलर है आपका, ऐसे समझ लें,
ये पिलर है तो पिलर के जो ऊपर आपका चौकी, चौकी ऊपर जो है आपके चारों दिशा में आपके दहाड़ते हुए सिंहों को दिखाया गया है और ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी बनाया गया। इसको क्या कहते हैं? चारों ओर दहाड़ते हुए सिंहों को भारत का ये क्या है? ये एक राष्ट्रीय चिन्ह भी है। भारत का एक राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा? दहाड़ते हुए सिंह। दहाड़ते हुए सिंह को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी मानते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी मानते हैं। और ये सारनाथ का जो स्तंभ है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, सारनाथ का जो स्तंभ है, ये सारनाथ का जो स्तंभ है, ये इस स्तंभ को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, महाधर्म चक्र स्तंभ भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर आता है कि किस स्तंभ को महाधर्म चक्र स्तंभ भी कहते हैं, तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। वो स्तंभ कौन सा है? तो कहेंगे सारनाथ का। क्यों? क्योंकि सारनाथ ने अपना उपदेश जहां दिया था, प्रथम उपदेश वो दिया था कहां? तो आप कहेंगे सारनाथ में दिया था। आपको अगर आप मेरे साथ जुड़े होंगे और नहीं आप देखा होगा तो आप YouTube पे मेरा एक गौतम बुद्ध का 2 वीडियो में डाल रखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, आप उसमें जाके देख सकते हो। मैंने उसमें बताया है कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो गया से सीधे निकल करके वो आते हैं सारनाथ। सारनाथ में इनको 5 साधु मिलते हैं, वही 5 साधु जिनके साथ गौतम बुद्ध ने जो है कठोर तपस्या की थी, 6 वर्ष की कठोर तपस्या की थी, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। बाद वो साथ छोड़ के चले गए थे। तो वो जो 5 साधु थे, जिनका नाम था, एक का नाम था अश्व, एक का नाम था अश्वप, एक का नाम था महानामा, भद्दी, कौडिन। ये 5 साधु गौतम बुद्ध की शरण में आते हैं और कहते हैं कि हमको जो है उपदेश दीजिए, हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। तो वहां उपदेश देते हैं। तो उपदेश देने को बौद्ध साहित्य में महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इसीलिए उसी स्थान पर जो अशोक ने स्तंभ गड़वाया था, इसीलिए स्तंभ को बोलते हैं, सारनाथ के स्तंभ को महाधर्म चक्र स्तंभ भी कहते हैं। इसको क्लियर हो गया होगा? ठीक है। अब इसकी चौकी में, जो सारनाथ के स्तंभ की जो चौकी बनी है, इसकी चौकी में एक चक्र बना है। इसकी चौकी में एक चक्र बना है। चक्र के चारों ओर 4 पशु बने हैं। 4 पशु हैं जो दौड़ते हुए दिखाए गए हैं। जो दौड़ते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है। चक्र के चारों ओर 4 पशु हैं जो दौड़ते हुए दिखाए गए हैं। उनमें से कौन कौन पशु? एक आपका सिंह है, दूसरा वो सिंह नहीं है जो सबसे ऊपर बना शीर्ष पर, हम उसकी बात नहीं कर रहे, जो चौकी बने हुए हैं। ये आप कह सकते हो कि ये उभरे हुए हैं, या आप ये कह सकते हो ये भास्कर कला या उत्कीर्ण कला बनाए गए हैं। ठीक है। तो 4 सिंह है। सिंह के बाद इसमें कह सकते हैं अश्व है, इसमें हाथी है, और इसमें चौथा कह सकते हैं हम वृषभ है। और ये चारों जो पशु हैं वो चारों दिशाओं के प्रतीक हैं। ये चारों दिशाओं के ये क्या है? प्रतीक हैं। और ये चारों पशु भारतीय पशु हैं। और साथ में आप ये जान लें कि चारों दिशाओं पे दिखाए गए हैं। आइए हम बात करते हैं इनकी दिशा क्या है। इनकी दिशा देख लेते हैं, कौन सा पशु किस दिशा का प्रतीक माना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, कितने प्रतीक हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो प्रतीक है, यहां पर पशु लिख देते हैं हम, और यहां भी देते हैं आपके प्रतीक। ठीक। तो सबसे पहला पशु है सिंह। तो सिंह जो है किसका प्रतीक है? तो कहेंगे सिंह जो है उत्तर दिशा का प्रतीक है। ये क्या कहेंगे आप? मैं थोड़ा सा पास लिखता हूं, ये उत्तर दिशा का ये क्या है? प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, सिंह किसका प्रतीक है? तो कहेंगे उत्तर दिशा का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, उत्तर दिशा का। और इसके अलावा किसका प्रतीक है? सिंह मतलब क्या होता है? स्फूर्ति जिसके अंदर हो। क्या होती है? जिसके अंदर स्फूर्ति हो, निर्भीकता हो, शौर्य हो।
तो इसके अलावा ये किसका प्रतीक है? शौर्य का प्रतीक है, ठीक है, शौर्य का प्रतीक है। और किसका है? निर्भीकता, निर्भीकता का प्रतीक है, ठीक है। स्फूर्ति का, स्फूर्ति का प्रतीक है। क्लियर हो गया? तो मैंने क्या कहा है कि ये उत्तर दिशा का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सब क्लियर होना चाहिए। लेकिन सिंह क्या होता है? सिंह के माने बहादुर है, कहते नहीं बहुत बहादुर है, शौर्य है तुम्हारे अंदर, तो शौर्य का प्रतीक है। बिल्कुल मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ही स्फूर्ति वाला है, तो स्फूर्ति मैंने लिख दिया है। निर्भीकता यानी डर इसके अंदर नहीं है, तो ऐसे समझिएगा सिंह किसका है प्रतीक है, तो आप कहेंगे उत्तर दिशा का प्रतीक है। आइए देखते हैं दक्षिण का कौन है। दक्षिण का आप कहेंगे अश्व। अश्व जो है वो आपका दक्षिण दिशा का है प्रतीक। किसका है? तो कहेंगे दक्षिण दिशा का प्रतीक है। और किसका प्रतीक है? दक्षिण दिशा का प्रतीक है। इसके अलावा अश्व क्या होता है? अश्व जब प्राचीन काल में जब राजा का घोड़ा छोड़ा जाता था, अश्वमेध यज्ञ करते थे, तो राजा का छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजर के जाता था वहां राजा का एक छत्र अधिकार हो जाता था, ठीक है। तो आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ बहुत सारे, ये तो आप अश्वमेध यज्ञ तो आप देख सकते हैं वैदिक काल से शुरू है। तो क्या है अश्वमेध यज्ञ? यानी अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है? राजा का छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजर गया राजा का एक छत्र अधिकार हो, यानी क्या राज विस्तार कर रहा है। तो इसका प्रतीक एक और है, राज का विस्तार। किसका है? तो इसका एक प्रतीक और है, वो कहेंगे क्या है? वो कहेंगे राज के विस्तार का प्रतीक है, राज के विस्तार का प्रतीक, ठीक है। चलिए अब तीसरा देखते हैं लोग। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका हाथी, यानी गज कह सकते हैं। हाथी, हाथी कहां का है? तो हाथी होता है पूर्व का, ध्यान रखिएगा। हाथी किसका होता है? पूर्व दिशा का प्रतीक है, पूर्व दिशा का प्रतीक है, ठीक। और हाथी और किसका प्रतीक होता है? हाथी जब बैठता है तो बिल्कुल कहते हैं भैया वो तो एक राजा है, वो जो है एक जमींदार है, क्योंकि हाथी पर बैठना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या कहेंगे? हाथी को लेकर के हम ये कहेंगे कि वो ऐश्वर्य और विचारशीलता का प्रतीक है। कहते नहीं ऐश्वर्य, ठीक है, ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य, ऐश्वर्य और विचारशीलता, विचारशीलता का प्रतीक है। क्लियर हो गया? यानी वही लोग हाथी बैठते हैं जो राजा महाराजा, बिल्कुल जिनके पास धन दौलत हो, ऐश्वर्य हो, तो वही तो बैठेंगे। तो ऐसे समझिएगा हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक है, ठीक। चौथी बात करते हैं। चौथा जो आपका है वो आपका है सिंह हो गया, अश्व हो गया, हाथी। अब वृषभ आता है। क्या आता है? वृषभ। वृषभ मतलब बैल। ये किसका प्रतीक है? तो कहेंगे ये जो होता है आपका उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब, तो ये पश्चिम, पश्चिम दिशा का प्रतीक है। तो ये किसका प्रतीक है? तो कहेंगे ये पश्चिम दिशा का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। और पश्चिम दिशा का प्रतीक है तो इसका मतलब ये है कि वृषभ क्या होता है? वृषभ मतलब बैल। बैल क्या कहता है? बैल जो है हमारे खेतों में जुताई करता है ना बैल। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये क्या है? तो इस ये प्रतीक जो है आपका भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? तो कह सकते हैं ये भूमि की उर्वरता, ठीक है, उर्वरता का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है उस टेक्निक से याद रखिएगा। जैसे एक बार ध्यान दीजिए, दिख रहा है आपको सबको? ठीक, कट नहीं रहा, ठीक है। मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि जो सिंह होता है वो पहले दिशा देखिएगा उत्तर का है, लेकिन क्या होता है उसके अंदर शौर्य होता है, वो डरता नहीं है, निर्भीकता होता है, और उसके अंदर स्फूर्ति दिखाई थी, तो इसका प्रतीक हो गया। फिर अश्व यानी घोड़ा है, दक्षिण दिशा का प्रतीक है। ये किसका है? दक्षिण दिशा का प्रतीक है। और ये क्या कहेंगे? राज के विस्तार। घोड़ा मैंने अभी बताया ना आपको, अश्वमेध यज्ञ। फिर हाथी किसका? पूर्व दिशा का प्रतीक है। और किसका होता है? ऐश्वर्य विचारशीलता का प्रतीक है।
वृषभ क्या होता है? पश्चिम दिशा का प्रतीक है, भूमि की उर्वरता को दर्शाता है, यानी उसका प्रतीक है। तो आइए ध्यान दे आगे हम कि अशोक के ये जो चार हैं पशु, सिंह, अशोक, ये चारों जो हैं अशोक, ये जो स्तंभों पर अशोक ने बनवाया है इन मूर्तियों को, या इन पर जो प्रतीक चिन्ह है, ये पशु हैं, तो ये एक तरह से स्तंभों के धर्म चक्र का प्रतीक, क्या सॉरी इनको क्या कहते हैं? इसको हम बुध के जन्म, ध्यान रखिएगा, इनको बुध के जन्म, कुल, निष्क्रमण महाभिनिष्क्रमण और निर्वाण। क्या हो सकता है? निर्वाण, निष्क्रमण और क्या हो सकता है? सॉरी, राशि का भी प्रतीक माना जाता है। इनको बुध के जन्म से, इनके कुल से, इनके निष्क्रमण से, इनकी राशि से भी इन पशुओं का प्रतीक, इन चारों पशुओं का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, आप नहीं याद रखेंगे इसके लिए कोई बड़ी महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जो पहले हमने जो प्रतीक बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। मैंने कहा एक महाचक्र है स्तंभ के, मैंने कहा ना स्तंभ के शीर्ष पर एक महाचक्र है, ठीक है। इस चक्र में 32 आरो यानी 32 तीलियां, इसमें कितनी है? 32 तीलियां हैं। नॉर्मली अगर हम जो भारत के जो आज धर्म चक्र जो चक्र देखते हैं उसमें 24 तीलियां दिखाई गई, लेकिन सारनाथ के स्तंभ पे कितनी तीलियां हैं? वो 32 तीलियां हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो 32 तीलियां आपकी जो हैं, ये 32 महापुरुषों के लक्षण का प्रतीक है। ये किसका है? 32 महापुरुषों के लक्षण का प्रतीक है। क्या लिखा मैंने? लक्षण का प्रतीक है। तो ये जो अशोक के स्तंभ में एक महाचक्र भी पाया गया है। वर्तमान में ये अशोक का स्तंभ है कहां? तो कहेंगे वर्तमान में अशोक का स्तंभ सारनाथ पुरातत्व विभाग, क्या कहेंगे? सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय। वर्तमान में सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित है, यानी खड़ा है। यहाँ पे सुरक्षित मतलब यहाँ खड़ा है। तो ये मैंने आज आपको बताया है। इसके बारे में तो आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से। मैंने सारनाथ के, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी हैं, छोटे छोटे हैं, संकाश है, लुम्बिनी है, रुम्मनदेही है, टीकरमपुरवा है, बहुत सारे हैं। तो अगर आगे समय मिलेगा तो हम जो इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, उनके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। फिलहाल जल्दी में एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात और कहूँगा, जो नए लोग देख रहे हो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको वो कला की चीज़ें मिलेंगी, जो डिटेल मिलेगी वो किसी अन्य उसमें नहीं मिल सकती है। क्योंकि मैं उन सबको नहीं विश्वास रखता हूँ अरे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं उसी पे ही आप लगे रहें। नहीं, पहले डिटेल जानिए। डिटेल जानेंगे तो क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जो नए लोग देख रहे हैं वो, और पुराने लोग से मैं निवेदन करूँगा वो ज़रूर लाइक जरूर किया करें। लाइक से जब जितने ज़्यादा लाइक होते हैं उससे मेरा और उत्साह बढ़ता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो पुराने से मतलब जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे सब्सक्राइब किए हैं, उनसे कहूँगा वो लोग लाइक करें, और जो नए लोग हो सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी जरूर करें। फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।